फ्रेंड्स, आज से पहले की कक्षाओं में हम संविधान की कुछ परिभाषाएं, साथ ही साथ संविधान के बारे में जो हमारे विभिन्न एक्सेप्ट्स थे उनको हम विस्तारपूर्वक पढ़ चुके हैं। और अब हमारा संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की यात्रा प्रारंभ हो रही है। और आज हम हमारे जो संविधान है उस पर जितने भी ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश क्राउन के तहत जितने भी चार्टर या अधिनियम पारित हुए उनको हम समझते हुए एक हमारे संविधान पर जो जो वर्तमान में अभी जिनका प्रभाव है उनको विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और बाकी जिनका ऐतिहासिक महत्व है उन्हें हम इतिहास विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ लेंगे। यहाँ केवल उन्हीं को ही पढ़ेंगे जिनका संविधान पर एक प्रभाव है, तो ऐतिहासिक प्रावधानों को हम वहाँ पढ़ेंगे। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं हम। इस बार मैंने आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है और यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। मैं आपको वहाँ 1 बाय 1 करके ये प्रोवाइड करवा दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं अपना वीडियो थोड़ा कट कर देता हूँ क्योंकि नहीं तो ये दिख नहीं पाएगा आपको, या आप कहो तो मैं साइड ले लेता हूँ थोड़ा। तो ठीक है दोस्तों, या मैं आप कट ही कर देता हूँ, कोई इसकी खास ज़रूरत है नहीं। तो प्रारंभ करते हैं दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करें तो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। तो दोस्तों 2 भागों में बांट सकते हैं हम, और 2 भागों को ठीक है दोस्तों, हम 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को हम 2 भागों में बांटें तो हमारे पास एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा ब्रिटिश क्राउन। ठीक है। और ब्रिटिश इंडिया क्राउन की बात करें हम तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए यही है। आप देखेंगे स्लाइड में आपकी में, तो ये ब्रिटिश क्राउन का जो कार्यकाल, मतलब ब्रिटिश क्राउन 1857 की क्रांति के बाद 1858 से पहला चार्टर से 1947 तक। ठीक है दोस्तों, ये प्रारंभ हो गया। और सबसे पहले इस क्रम में 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब 1909 का जो भारत अधिनियम परिषद है ना, उसे हमें महत्वपूर्ण पढ़ना है क्योंकि हमारे संविधान पर कई पक्षों पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। फिर हमारे पास हमारा 1919 का अधिनियम आ जाता है, ये भी हमारे मीन्स और प्री दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और 1935 यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और बात करें हम 1947 के, तो इसके कुछ प्रावधान भी हम विस्तार पूर्वक पढ़ लेंगे। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं हम हमारी सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत शासन हुआ, जिसके अंदर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 और 1853 के चार्टर। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्लाइड में भी, आसानी से देखिएगा दोस्तों। ये तो हम प्रारंभ करते हैं अब। देखिए दोस्तों, और एक यहाँ पर अब हम जो हमारे मीन्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो ये दोनों हैं। तो प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, हम 1919 के अधिनियम से बात करेंगे। तो 1919 के अधिनियम की बात करें तो मार्ले मिंटो ने
मार्ले मिंटो की बात करें तो मार्ले ने अपने मिंटो को एक पत्र लिखते हुए कहा था कि वी आर showing the seeds of serpentine in India, the fruits of which will be certainly be poisonous। तो मार्ले ने साफ साफ कहा था मिंटो को पत्र लिखते हुए कि हम भारत में नाग के बीज बो रहे हैं जिनका भविष्य में परिणाम निश्चित रूप से ही विषैला होगा। तो दोस्तों आप एक क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, क्या आपके मत में 1909 के भारत शासन अधिनियम का विभाजन के बीज इसी ही में निहित थे? तो आप इसे मुझे अपने टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, वहाँ पर हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है। और अब हम दोस्तों प्रारंभ करते हैं मार्ले मिंटो सुधार को। मार्ले मिंटो सुधार की बात करें हम दोस्तों तो मार्ले मिंटो सुधार एक महत्वपूर्ण सुधारों में से एक था। तो हम उसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के साथ। दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार की बात करें तो मार्ले मिंटो सुधार पारित करने के पीछे ब्रिटिश शासन पर तो जो दबाव काम कर रहा था वो था, आप तीनों पॉइंटों में देख सकते हैं इनमें। तीनों पॉइंट्स में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये तीनों पॉइंट्स मैं आपको यहाँ लिखकर भी बता देता हूँ। मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी इस समय, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी पहला। फिर सूरत के जो अधिवेशन था उसके अंदर कांग्रेस का विभाजन हो चुका था। भारतीयों को स्वशासन की मांग तीव्र गति से बढ़ रही थी। और फिर उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि हमें कुछ महत्वपूर्ण 1919 के अधिनियम के बारे में, हमें 1909 के अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार की भी संज्ञा देते हैं, ठीक है। और मार्ले मिंटो सुधार की बात करें, एक सेकंड दोस्तों मैं थोड़ा पेन अपना हाईलाइट कर लेता हूं। तो मार्ले मिंटो सुधार की संज्ञा दी थी और इसी के समय मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। दूसरी ओर कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया था, ठीक है। और एक और घटना थी, भारतीयों की सेल्फ गवर्नमेंट की मांग निरंतर बढ़ रही थी, भारतीयों में स्वशासन की मांग, स्वशासन की मांग निरंतर बढ़ रही थी। और अब ये एक्ट पारित होने के बाद सबसे पहला कार्य हुआ, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन एवं सांप्रदायिक प्रणाली का गठन कर दिया गया, ठीक है। मुस्लिमों के लिए पृथक एवं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का गठन कर दिया गया, ठीक है। और इसमें केवल वही मतदाता होंगे जो इस विशेष जाति से संबंध रखते हैं, अर्थात मुस्लिम, ठीक है। मुस्लिम ही तो वोट डालेंगे और मुस्लिम ही चुनाव में खड़े होंगे। अब इसी समय एक प्रावधान और कर दिया गया कि अब गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी, यहाँ देख सकते हैं आप नोट्स पर, है ना, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसके कार्यकारी परिषद और भारत परिषद के अंदर भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान कर दिया गया था। अब कार्यकारी परिषद की बात करें तो सत्येंद्र नाथ, ठीक है दोस्तों। और जो भारत परिषद थी, देखिए दोस्तों ये भारत परिषद, यहाँ भारत परिषद की बात करें तो भारत परिषद में था, सबसे पहले नियुक्त सदस्य था सैयद हुसैन, ठीक है। और इस समय एक और प्रावधान किया, वो किया गया था कि अब सदस्य प्रश्न पूछ सकेंगे और बजट पर चर्चा कर सकेंगे, वो आप देख सकते हैं 1919 के अधिनियम पर। और इसी समय व्यापारिक संघों, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई, अर्थात
जो सीटों का आरक्षण है उसका प्रावधान बढ़ा दिया गया। और ये अधिनियम सबसे नकारात्मक प्रभाव यह था कि इसके अंदर भारतीयों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू कर दिया गया, जो उसका अंतिम परिणाम के रूप में हमारे पास सामने आता है वो है पाकिस्तान और भारत का विभाजन। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखना है। और 1909 के अधिनियम को हमें निम्न पॉइंटों में बात करके याद कर सकते हैं। एक तो गठन कब हुआ, ठीक है दोस्तों। अब हम प्रारंभ करते हैं कि गठन, एक तो सबसे पहले हम एक चीज़ ले सकते हैं वो है कि कब, यहाँ लिखा हुआ है, वैसे मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, तो इससे पहले अब टाइम क्यों वेस्ट करें, दूसरे स्लाइड पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों पर जिसका, हमारे संविधान पर कुछ प्रावधानों पर जिसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा वो है 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम की बात करते हो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की भी संज्ञा दी जाती है। 1909 यू ध्यान रखना, यू से याद कर सकते हैं आप, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कब आया, कब और क्यों, और इस किस लिए, उद्देश्य किस लिए आया, इसमें क्या प्रावधान थे, ठीक है दोस्तों, ये भी हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और अंत में प्रभाव और निष्कर्ष को भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पृष्ठभूमि, हम इसको एक बार आपके तौर पर देख लेना, मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। 20 जनवरी 1917 को मॉन्टेग्यू ने संवैधानिक सुधारों की उद्घोषणा कर दी थी। कब कर दी थी, एक तो 20 जनवरी, 20 अगस्त, ठीक है दोस्तों, 1917 को मॉन्टेग्यू, जो हमारे भारत सचिव थे, मॉन्टेग्यू ने भारत में संवैधानिक सुधारों की घोषणा कर दी थी। किसकी, संवैधानिक सुधारों की घोषणा कर दी थी, ठीक है दोस्तों। और संवैधानिक सुधारों की घोषणा करने के साथ ही उनका मेन मोटिव क्या था संवैधानिक सुधारों की घोषणा करके, क्योंकि वो हमें अपना एक समकक्ष राज्य थोड़ी बनाना चाहते थे, वो तो अपने हितों की पूर्ति करना चाहते थे। देखिए दोस्तों, प्रांतों में इसका मोटिव जो प्रभाव निकला हमारे पास, वो प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई, ठीक है। प्रांतों में उत्तरदायी, 1919 के अधिनियम से प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी। और ये दबाव के कारण की है क्योंकि इसी समय यूनिफिकेशन हो गया था कांग्रेस का। जो सूरत अधिवेशन में पहले कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, तो उसके बाद यहाँ यूनिफिकेशन हो गया था किस चीज़ का, यहाँ यूनिफिकेशन हो गया था कांग्रेस का। किस अधिवेशन में, तो लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, लखनऊ सेशन के अंदर। और यहाँ म्यूचुअल एग्रीमेंट भी हो गया था किस किस के बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, ठीक है दोस्तों। और एक और भारतीयों के स्वशासन की मांग लगातार बढ़ रही थी। किसकी मांग, स्वशासन की, स्वशासन की मांग निरंतर बढ़ रही थी। और इसके अंदर अब जो जो प्रावधान किए गए मैं उन्हें आपको स्पष्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, संवैधानिक, तो हम इसके प्रावधानों को दो भागों में बांट सकते हैं, पहला संवैधानिक स्तर पर और दूसरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के तौर पर। तो संवैधानिक तौर पर बात करें तो इसमें सर्वप्रथम ध्यान रखना दोस्तों, केंद्रीय विधानमंडल, कौन सी केंद्रीय विधानमंडल का,
ठीक है दोस्तों, केंद्रीय विधानमंडल का गठन किया गया और केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदस्य ही बनाया गया। और 2 सदस्य की बात करें तो राज्य विधानसभा एक तो विधानसभा और दूसरी ओर राज्य परिषद। ठीक है, 2 सदस्य बना लिए गए। और बात करें हम, आपको पहले बता दूं मैं कि देखिए दोस्तों, यहाँ आपको दिखाई देगा कि सर्वप्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया, फ्रेडरिक रेटजेल को, फ्रेडरिक वाइट को, फ्रेडरिक वाइट को। और उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को। और सच्चिदानंद सिन्हा का हम पहले भी नाम पढ़ चुके हैं, है ना, वो हम विस्तार से आगे सचिंद्रनाथ सिन्हा के बारे में जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो विस्तार पूर्वक हम पढ़ ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद इसी जो अधिवेशन था, इसी के माध्यम से केंद्रीय विधानमंडल की नींव रखी गई। ठीक है दोस्तों, एक केंद्रीय विधानमंडल। ठीक है दोस्तों, और 1920 में जो केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए 1920 में, वो इसी अधिनियम के तहत हुए थे। ठीक है दोस्तों, 1919 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है, और भारत शासन अधिनियम का ये अपना संवैधानिक क्रम चल रहा है। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि केंद्र व प्रांतों के अंदर आंशिक रूप से विषयों का विभाजन कर दिया गया। इसी समय, इसी अधिनियम में केंद्र में सर्वप्रथम विषयों का विभाजन किया। आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की चलते हैं। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम इसमें केंद्र व राज्यों का विभाजन, केंद्र एवं प्रांतों के अंदर विषयों का आंशिक विभाजन कर दिया गया। ठीक है, इस समय प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की, महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, 1919 के शासन अधिनियम में ये महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। महिलाओं को प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में भाग दे दिया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, महिलाओं को भी भाग दे दिया गया। तो अब इसी समय एक महत्वपूर्ण बजट, जो केंद्रीय बजट था, उसे प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया। प्रांतों का बजट अब प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया, वे बजट का निर्माण कर सकते थे। अब इस समय एक और जो प्रावधान था वो था केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। ध्यान रखना, इसमें प्रावधान तो 1919 के अधिनियम में कर दिया गया था, लेकिन लोक सेवा आयोग की स्थापना थी, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की, वो ली कमीशन द्वारा हुई। ली कमीशन ने 1926 में, ठीक है दोस्तों, कब की, 1926 में। और इसमें स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान कर दी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी एक स्लाइड हो चुकी है कंप्लीट। अब हम बात करें ऐतिहासिक प्रावधान की भी बात कर लेते हैं। वैसे ये हम हिस्ट्री के अंदर विस्तार पूर्वक पढ़ लेंगे। तो ऐतिहासिक प्रावधानों में आप याद रखिएगा 1919 के शासन अधिनियम में, 1919 के शासन अधिनियम में जो हमारे पास ऐतिहासिक प्रावधान है वो है प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान कर दिया गया, तथा सभी प्रांतीय विषयों को 2 भागों में, एक तो प्रोटेक्ट और रिजर्व, 2 भागों में बांट दिया गया। और जो प्रोटेक्ट विषय थे वह है गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग अपने जो सदस्य थे उनके सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करती थी, लेकिन ये विधान परिषद के विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। ठीक है, मतलब रेस्पॉन्सिबल नहीं थी। अब हस्तांतरित विषयों की बात करें तो गवर्नर जनरल मंत्रियों की सहायता से कार्य करता था। ठीक है, और उत्तरदायी, ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। अब बात करें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार, तो इसमें
1919 के शासन अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का और अधिक विस्तार किया गया, जिसमें सिख, ईसाई, ठीक है, या मैं ऐसा कहूँ कि यूरोपियंस धार्मिक आधार पर, है ना, ईसाई, सिखों, ईसाइयों, यूरोपियंस तथा आंग्ल भारतीयों को इसके अंदर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में हिस्सा दे दिया गया। इससे पहले मुसलमानों को 1909 के अधिनियम में 1919 के अधिनियम में सिखों, ईसाइयों तथा यूरोपियन तथा आंग्ल भारतीयों को, अब इसी समय 1919 के शासन अधिनियम में ब्रिटिशों को ब्रिटिश में एक उच्च आयुक्त पद मतलब हाई कमिश्नर पद का प्रावधान किया गया। देसी रियासतों को मिलाकर नरेश मंडल के गठन का प्रावधान किया गया, परंतु ये कभी भी अस्तित्व में नहीं आया। एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया गया इसी समय, और साइमन कमीशन, इसी गठन के तहत एक वैधानिक आयोग आया, उसे साइमन कमीशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन इसी में कर दिया गया था। अब इसके नेगेटिव प्रभावों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। नेगेटिव प्रभावों की बात करें तो दोस्तों, नेगेटिव प्रभावों की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर सर्वप्रथम मताधिकार को सीमित कर दिया गया। किसको सीमित कर दिया गया? मताधिकार को। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू कर दिया गया। गवर्नर जनरल की शक्तियों में कोई अंकुश नहीं लगाया गया। प्रांतों में वास्तविक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। जो वास्तविक रूप से मतलब व्यवहारिक रूप से तो कर दिया था, लेकिन वास्तविक रूप से उत्तरदायी शासन कभी अस्तित्व में ही नहीं आया, क्योंकि ब्रिटिशों का उद्देश्य थोड़ी था कि भाई वास्तविक रूप से। और इसके संदर्भ में कांग्रेस ने कहा भी था कि 1919 का भारत शासन अधिनियम निराशाजनक व असंतोषप्रद माना, और तिलक ने भी कह दिया था कि 1919 का शासन बिना सूरज के सवेरा है। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें तो द्विसदनात्मक विधायिका, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और महिलाओं के लिए मताधिकार, और इसमें शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसमें इसी 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो 6 चुनाव थे वो हुए। पहला 1920 का, 1923, 1926, 1930 और 1934 और 45। 20, 23, 26, 30, 34 और 45। ध्यान रखना दोस्तों, 45 वाले में कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि 1935 का भारत शासन अधिनियम आ गया था, लेकिन चुनाव इसी के तहत हो रहा था। तो मैं आपको (1935) के अधिनियम प्रारंभ करते हैं। 1935 के अधिनियम की बात करें तो हम इसे 3 भागों में पढ़ेंगे। भूमिका, क्यों आया ये, इसमें प्रावधान क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संवैधानिक तौर पर, और हिस्टोरिकल तौर पर मतलब ऐतिहासिक तौर पर इसके प्रभाव क्या रहे, वर्तमान में संविधान 1935 पर आधारित है या नहीं, 1935 के अंतर्गत संघीय व्यवस्था के जो संघीय व्यवस्थाओं का एक स्वरूप विस्तृत किया गया था, उसे भी हम विस्तार पूर्वक पढ़ लेंगे। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम आपको एक चीज़ बता दूं कि सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर इसी का पड़ा है। जेनिंग्स, इस संदर्भ में जेनिंग्स ने कहा है भी कि वर्तमान में भारतीय संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम पर ही आधारित था, और जितने भी अधिनियम ब्रिटिशों द्वारा पारित किए गए उनके अंदर ये सबसे बड़ा था। इसके अंदर 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां और 14 भाग। ठीक है दोस्तों, 1935 के शासन अधिनियम में। और अंबेडकर ने तो इस संदर्भ में कह भी दिया था कि भारत को नए संविधान के निर्माण की आवश्यकता ही नहीं है, तथा भारत अपना शासन 1935 के शासन अधिनियम के अंतर्गत आसानी से संचालित कर सकता है। तो अब हम बात करें कि इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो विशेषताओं को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं।
पहला, केंद्र तथा प्रांतों के मध्य स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। कौन से अनुच्छेद, कौन से भारत शासन अधिनियम द्वारा? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन कर दिया गया। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची सर्वप्रथम दिखाई देती है। और संघ सूची की बात करें तो 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय तथा संवर्ती सूची में 36 विषय। अब इस समय एक अवशिष्ट शक्तियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो अवशिष्ट शक्तियों में गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमें जो ये खंडन करते समय या ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है? केंद्र सरकार में। संघ का प्रावधान, इसी में संघ का प्रावधान किया गया, परंतु कभी भी वो अस्तित्व में नहीं आया और वो संघ बनने वाला था ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों से। इसी समय संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया, परंतु संघीय न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय नहीं था, क्योंकि उसमें प्रीवी काउंसिल के समक्ष अपील की जा सकती थी। और आपको बता दूं कि वर्तमान भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है वह अपील का अंतिम न्यायालय है। इसी में महालेखा परीक्षक का, ठीक है, आरबीआई का गठन और 6 प्रांतों में, मैं आपको 6 प्रांतों के नाम बता देता हूँ। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधानमंडल का, मतलब आप जो अभी देख रहे हैं कि वर्तमान में भी 6 ही राज्यों में है, तो हम वो देख सकते हैं कि विधान परिषद का भी गठन इसी से कर दिया गया था। अब हम बात करें कि इसी अधिनियम में गवर्नर जनरल को अध्यादेश और वीटो पावर प्रदान कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, गवर्नर जनरल की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई। और आपको मैं बता दूं कि आपातकालीन जो शक्तियां थी गवर्नर जनरल की आपातकालीन शक्तियों को बात करें हम तो अभी वर्तमान भारतीय संविधान में भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही आपातकालीन शक्तियों का प्रारूप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है या प्रभाव दिखाई देता है। परंतु एक चीज़ याद करनी है हमें, वो कि आपातकाल के समय जो मूल अधिकार हमारे निलंबित हो जाते हैं वो जर्मन के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतों में भी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी जाए तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान इसी प्रावधान में दिखाई देता है हमारे। तो हम एक देख सकते हैं कि भाई हमारे अधिकतर प्रावधान इसी से ले लिए गए थे। अब हम दोस्तों बात कर ले थोड़े से ऐतिहासिक प्रावधानों की। तो ऐतिहासिक प्रावधानों में बात करें हम, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, प्रांतों की बात करें तो प्रांतों में ऐतिहासिक प्रावधानों की बात करें तो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, जिससे प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान हुई तथा प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई। लेकिन कहने को उत्तरदायी था। फिर केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान, और केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान कर दिया गया। तो केंद्रीय विषयों को संरक्षित और हस्तांतरित 2 विषयों में बांट दिया गया, परंतु ये कभी भी व्यवहार में नहीं आ सका। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का और अधिक विस्तार किया गया, जिसमें महिलाओं को, मजदूरों को और दलितों को भी शामिल कर लिया गया। अब हमें याद रखना है कि 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया। 1919 के शासन अधिनियम में सिखों, ईसाइयों, यूरोपियों तथा आंग्ल भारतीयों को शामिल कर लिया गया। और 1935 के शासन अधिनियम में ही भारत को वर्मा से अलग करने का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों, हमारा ये संविधान का एक विकास प्रभाव कंप्लीट हो चुका है और हम इसके प्रभावों को और क्या भारतीय संविधान हमारे अभी वर्तमान भारतीय संविधान 1935 के शासन अधिनियम पर ही आधारित है, तो मैं इसका विस्तार पूर्वक आपको आंसर लिखकर प्रोवाइड करवा दूंगा।